नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी का। सतीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, प्रणाम। अवनीश जी प्रणाम और दर्शकों को भी नमस्कार। जी दर्शकों, 5 राज्यों के चुनाव के बाद 3 राज्यों में यानी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अदम्य और एक तरह से कहें कि शानदार प्रदर्शन। यानी ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई आला कमान जैसी चीज होती तो पर्चियों पर मुख्यमंत्री का नाम तय कर दिया जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों को सहेजने वाली पार्टी है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री तय होने में अभी समय ले रहे हैं। और अगर आप सभी को याद हो तो 2017 में उत्तर प्रदेश में भी चौथे या पांचवें दिन मुख्यमंत्री का निर्णय हुआ था। तो ये एक 2014 के बाद की नई जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी एक परंपरा है। आइए इसी के बहाने 2 विषय और हम लेंगे। इंडिया अलायंस जिसकी बैठक 6 दिसंबर को, शौर्य दिवस, बाबरी ढांचा ढहने का दिवस, उस दिन को यादगार बनाने के लिए एक मीटिंग की जानी थी, वो स्थगित हुई। लेकिन अब एक नई डेट आ गई है। इस बीच में एक व्यक्ति और, अरविंद केजरीवाल, 3 नवंबर को उनको ईडी का समन आया था। उन्होंने कहा कि हम चुनाव में व्यस्त हैं। इस चुनाव ज्यादा प्रत्याशी खड़ा किए, हर जगह जमानत जब्त हुई, कहीं भी 1% से ऊपर का वोट नहीं मिला है। उन पर भी बात करेंगे सतीश जी से। सतीश सर, सबसे पहले मैंने आज आपके सामने एक मतलब अजीब सा बूफे परोस दिया है। 3 विषय लेके मैं कूद पड़ा हूं, लेकिन करें क्या सर? 3 राज्यों में इतना प्रचंड बहुमत, उसके बाद भी मुख्यमंत्रियों के नाम पर अभी भी असमंजस। हालांकि आलाकमान जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन किन लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन कर रही है भारतीय जनता पार्टी और कौन बनेगा इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री? नहीं देखिए, आला कमान तो कल्चर है, आला कमान तो कल्चर है और इसी का नतीजा है कि ये इतना 5-6 दिन लग रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं, सुनना कि जो कुछ होगा दिल्ली तय करेगी। अगर विधायकों को होना होता तो विधायकों की बैठक हो जाती, पहले दिन हो जाती, दूसरे दिन हो जाती, तीसरे दिन हो जाती। आप उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण देने वाला था, तो उत्तर प्रदेश में भी बैठक कभी नहीं हुई। वो 5-6 दिन लगे थे मंथन में। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बदली हुई थी, क्योंकि वहां समझिए 2002 के बाद 2017 15 साल बाद आई थी। और किस हालत में पार्टी की कैसे आई थी, तो एक असमंजस था, क्योंकि जो पुराने जो चेहरे यहाँ दावेदारी ठोक रहे थे वो कोई मतलब के नहीं थे, वो असफल हो चुके थे। पूरी तरह से मालूम था कि कतई प्रभावी नहीं है, इनको दोहरा लाने का मतलब। तो एक संकट था प्रधानमंत्री मोदी के सामने, क्योंकि वो भी उनके नया नया था 2017 में। तो वो 5 दिन लगे थे, लेकिन तय तो हाईकमान नहीं किया था। कैसे अलग कहानी वो आप भी जानते हैं। लेकिन 5-6 दिन जो लगे थे वो कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए नहीं लगे थे, वो चला तो हाईकमान कल्चर ही था। और अब तो बिल्कुल खुलकर है हाईकमान कल्चर। लेकिन अंतर है अवनीश जी, जो कांग्रेस का हाईकमान कल्चर या इससे पहले जो चलता रहा भाजपा में भी जो हाईकमान कल्चर चला, उसके पैर जमीन पे नहीं होते थे, उसकी जड़ें नहीं होती थी। आज अगर प्रधानमंत्री मोदी का हाईकमान कल्चर चल रहा है तो उसकी वजह है कि हर आदमी ये खुलकर कह रहा है कि इन 3 राज्यों में जो जीत मिली है उसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्णायक भूमिका प्रधानमंत्री मोदी की ही है। जो संसद के अंदर उन्होंने खड़े होकर कहा था कि एक अकेला सब पर भारी, तो इस चुनाव में उन्होंने दिखाया कि एक अकेला वास्तव में सब पर भारी है, एक अकेला भारी है और अपने दम पर जीत के आए हैं। सबसे खास बात, अगर उनकी चुनावी रैलियों को लोग याद करें, तो चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना भी हो, तो नरेंद्र मोदी हर जगह कहते हैं कि मोदी की गारंटी। अब की उनका बड़ा प्रिय स्लोगन था, सबसे लोकप्रिय स्लोगन था चुनावी रैलियों में, कि मोदी की गारंटी। तो वो अपने दम पर अपनी साख को दांव पे लगा के चुनाव उन्होंने लड़ा था। तो अब जाहिर सी बात है कि 6 महीने बाद चुनाव होने हैं मई में, तो प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में एक तो चिंता होगी। देखिए, 6 महीने का कालखंड वैसे बहुत कम होता है, लेकिन किसी सरकार के लोकप्रिय अलोकप्रिय होने के लिए बहुत होता है कि 6 महीने के अंदर वो ऐसा चेहरा तलाश रहे हैं जो कम से कम ये इंप्रेशन ना दे दे 6 महीने के अंदर कि नहीं नहीं गलत हो गया, ये मोदी की गारंटी जो एक तरह से चुनाव का निर्णायक फैक्टर हो गया, उस पर कहीं डेंट आवे। तो उसको लेकर वो उलझन में है। और उलझन में भी नहीं है। मेरा अपना आकलन यह है कि नरेंद्र मोदी ने ये चुनाव कैंपेन शुरू होने से पहले या चुनाव से पहले उनके दिमाग में बिल्कुल तय है कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है। ये चेहरा उनके दिमाग में है, ये दर्शक समझ लें।
नरेंद्र मोदी कोई तत्काल वाला काम तो करते नहीं, फास्ट फूड वाला कोई काम नहीं करते। वो महीनों पहले से रणनीति होगी और वो होगा कि राजस्थान में किसको, छत्तीसगढ़ में किसको, या मध्य प्रदेश में किसको। तो ये उनके दिमाग में, तो ये जो 5 दिन का समय लग रहा है उसका एक कारण बता दूं अवनीश जी, कि वो जो और दावेदार हैं, वो और दावेदार है, जैसे राजस्थान में वसुंधरा, या मध्य प्रदेश में आप शिवराज सिंह को कह सकते हैं, हालांकि उतने मजबूत नहीं है, लेकिन रमन सिंह छत्तीसगढ़ में। तो इन चेहरों को इस तरह से मैनेज करना है कि ये डिस्टर्बेंस ना करें, एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो जाए। न्यूसेंस वैल्यू तो होती है, किसी की भी होती है, तो ये बिगाड़ तो कर सकते हैं। लोकसभा 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है, तो ये कहीं उसमें बाधा ना बने या कुछ ऐसा खलल ना डाल दे, खासकर विशेषकर वसुंधरा राजे। वो महिला जो है, जब वो मुख्यमंत्री थी तो मोदी और शाह से कैसे संबंध थे उसको लेकर बड़ी कहानियां चली, 5 साल तक चली। और उसमें करीब करीब 90% तो कहानियां सही थी, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं वसुंधरा राजे को 90 के दशक से जानता था, जब राजनीति में नहीं थी। तो वो खैर उसका व्यक्तिगत कोई उल्लेख करना जरूरी नहीं, लेकिन वो बात सही थी। तो वो चलता। तो अब वो ऐसा कोई न्यूसेंस फिलहाल इन 6 महीनों में नहीं चाहते नरेंद्र मोदी। ये चुनाव ना होते लोकसभा के, तो मुख्यमंत्री दूसरे दिन ही डिक्लेयर हो गया होता है, क्योंकि मैंने कहा नरेंद्र मोदी को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि राजा कहाँ किसको बनाना, ये नाम उनके दिमाग में पहले से तय है। ये जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, इनको कैसे शांत किया जाए, ये 3-4 दिन इसीलिए लग रहे हैं, और कोई कारण उसका नहीं है। अब आपने कहा कौन बनेगा, तो देखिए बड़ा इसका अनुमान लगाना या कोई करना, तो एक तरह से पूरा रिस्क लेना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या चल रहा होगा ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं जानता। और इसके लिए मैं उदाहरण दे दूं कि जब गुजरात में इन्होंने ये हुआ था कि मंत्रिमंडल पूरी सरकार एक तरह से बदल दी थी, मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल बदल के नया आया था। तो आपको ध्यान होगा उसमें बड़े जो चेहरे जो उस मंत्रिमंडल में बड़े जिम्मेदार पदों पे थे, उनमें से वो खुद सपना देखने लगे थे कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है तो हम मुख्यमंत्री हो सकते हैं। एक नाम ले दूं, एक नितिन पटेल बहुत वरिष्ठ नेता है, उस सरकार के सबसे वरिष्ठतम मंत्री थे। जी सर। मेरे ख्याल से फाइनेंस संभाल रहे थे। उन्होंने तो बाकायदे टेलीविजन पे आके कह दिया था, वाइट देके, कि हाँ मुझसे मुझसे बड़ा दावेदार कौन है, मैं मुख्यमंत्री बनने योग्य हूँ। और जब घोषणा हुई तो पता चला उनको मंत्री पद से भी हटा दिया गया, क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया था। तो नरेंद्र मोदी ऐसे चौंकाने वाले क्रांतिकारी एक तरह से निर्णय लेते हैं, जो हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ था जो गुजरात में हुआ था। या आप यूपी को ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ की मैं भी कल्पना नहीं कर रहा था कि योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री घोषित हो जाएंगे। चुनाव भी नहीं लड़ा था, वो सांसद थे। तो नरेंद्र मोदी बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स निर्णय लेते हैं। तो उस पर आकलन करना मतलब कोई रिस्क है, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे। तो पहला तो अवनीश जी, मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मुझको ये लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को रिटेन करेंगे, शिवराज सिंह चौहान को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसका कारण बता दूं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान 18 साल मुख्यमंत्री रहे, बहुत दमदार मुख्यमंत्री रहे, बेहतर प्रदर्शन रहा उनका। पिछले साल 2018 में भी जब वो हारे थे तो कैसा नाटक हुआ था, वो नोटा चला और आरक्षण को लेकर चला, किसानों पे गोलियां चल गई कांग्रेस के नौटंकी में। और उसके बावजूद 1% वोट ज्यादा था भाजपा का और 4-5 सीटें कम थी कांग्रेस की। तो कोई ऐसा नहीं था कि उनको राइट ऑफ कर दिया गया था। उसके बावजूद और दोबारा जो अभी लड़े हैं, तो नरेंद्र मोदी ने तो जरूर लीड किया था, लेकिन उसमें आप शिवराज सिंह चौहान की भूमिका हल्की नहीं कर सकते। ये तो सब कह रहे हैं, जो समर्थक है वो भी कह रहे हैं, और जो विरोधी है वो भी कह रहे हैं कि वो लाडली बहना जो थी वो गेम चेंजर साबित हो गई। तो वो था तो शिवराज सिंह चौहान के ही दिमाग का। तो मुझको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को इसलिए डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ये इशारों में, संकेतों में पिछले 2 महीनों से बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते। और अगर शिवराज सिंह को छेड़ा, मैं कह रहा हूँ इसलिए मुझको लगता है रिटेन करेंगे। तो आपने भी देखा है अवनीश जी और या हम लोगों ने कि कल्याण सिंह को जिस समय छेड़ा गया उत्तर प्रदेश में, हालांकि कल्याण सिंह लोकप्रियता के शिखर से अलोकप्रियता के शिखर पर थे, लेकिन एक जो उनके पास पूंजी थी 30-40 साल की भाजपा नेता के रूप में, वो तो उससे कल्याण सिंह जब बाहर गए तो उनको तो कोई फायदा नहीं हुआ था, लेकिन भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और बहुत बड़ा नुकसान क्या कि 176 से 88 यानी एग्जैक्ट आधे पर सीटें आ गई थी 2002 के चुनाव में, केवल कल्याण सिंह को बाहर करने का ये नुकसान हुआ था। और नरेंद्र मोदी जो है वो टोने टुटके की राजनीति नहीं करते, बड़ा जमीनी आकलन करते हैं। तो वो जान रहे हैं कि अगर शिवराज सिंह को डिस्टर्ब किया तो देखिए शिवराज सिंह के साइलेंट समर्थक, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या जनमानस में हो, वो जो जिन लाडली बहना की बात हो रही है या अन्य जो योजनाओं की बात हो रही है जिसमें सर्वाधिक लाभान्वित तो महिलाएं हुई हैं,
तो वो बहुत ज्यादा गूढ़ राजनीति में नहीं जाती। उनको तो लगेगा अरे शिवराज को हटा दिया, तो एक तरह से मान लीजिए वो विरोध में ना जाए भाजपा के, लेकिन वो एक तरह से उनका मनोबल टूट जाएगा, वोटिंग परसेंटेज कम हो सकता है। ये तो नहीं कहूंगा कि शिवराज जाके विरोध करने लगेंगे या विरोध में कांग्रेस को वोट दे आएंगे वो लोग, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वोटिंग कम हो सकती है लोकसभा में, वो बहुत घातक होगी। तो मुझको नहीं लगता कि शिवराज को छेड़ना का इस समय जो न्यूसेंस वैल्यू से बचने की बात है, वो नरेंद्र मोदी ऐसा करेंगे तो शिवराज को वो रिटेन करेंगे, यह है। बाकी मैंने कहा कि उनका उनका आकलन कोई कर नहीं सकता कि करने वाले क्या है। और दूसरा एक और कारण बता दूं कि जो चेहरे, जो मध्य प्रदेश में जो चेहरे जिनको दावेदार माना जा रहा है, उनमें से कोई भी, मेरा भी अपना आकलन है, मैं मध्य प्रदेश में रहा भी हूँ, कि कोई भी चेहरा उसमें कद की बात करिए, राजनीतिक कुशलता की बात करिए, प्रशासनिक कुशलता की बात करिए, तो उनमें से कोई भी चेहरा शिवराज सिंह चौहान के कंधे के बराबर भी नहीं है, घुटनों पे है। जो शिवराज सिंह का कद मध्य प्रदेश में हो चुका है, जो उनकी क्षमताएं हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो और विजय वर्गीय को, तो मैं खैर मतलब क्या कहूँ, अप्रासंगिक, वैसे अवांछनीय नेता मानता हूँ राजनीति का। और उनके बारे में बहुत कुछ वो भी जानते हैं, शीर्ष नेतृत्व भी, बंगाल के चुनाव में उन्होंने क्या क्या किया था। यही दो चेहरे बड़े हैं। प्रहलाद पटेल का कभी प्रदेश की राजनीति से कोई लेना देना रहा नहीं। तो मुझको लगता है कि मध्य प्रदेश में तो शिवराज रिटेन करेंगे, और इसीलिए आप देखिए सारे दावेदार दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान अभी दिल्ली नहीं गए और ना उनको बुलाया जा रहा है। तो शिवराज रिटेन करेंगे मध्य प्रदेश, जो मेरा है। दूसरा राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में वसुंधरा किसी कीमत पे नहीं, यहाँ बिल्कुल उल्टा है। वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री तो नहीं बनाने वाले, हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया कि वो जिस तरह के उन्होंने अपना इक्वेशन रखे थे पिछली बार, तो अहंकार उनके सर पर चढ़ के बोल रहा था और काफी कुछ उन्होंने सीमाएं पार की थी। तो वो रिस्क अब दोबारा प्रधानमंत्री मोदी नहीं लेंगे, ना अमित शाह लेंगे। खासकर दर्शकों को बता दूं, क्योंकि कुछ राजनीति की बातें ऐसी होती है कि पब्लिक में नहीं होती, कि मोदी से ज्यादा वसुंधरा राजे के उन तेवरों से पीड़ित कह लीजिए या आहत अगर कोई हुआ तो अमित शाह ही हुए थे, क्योंकि उस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उन लोग ये घाव वो भर नहीं सकते। तो वसुंधरा राजे को तो किसी कीमत पर नहीं। वसुंधरा राजे से ये सौदा हो सकता है कि तुमको केंद्र में मंत्री बना देंगे, तुम्हारा लड़का वहां मिनिस्टर हो जाएगा, ये सब हो सकता है। तो वसुंधरा राजे नहीं, वहां होगा कौन, अवनीश जी। तो मेरी च्वाइस है, जो मुझको लगता है, क्योंकि बनाया जाएगा, कि गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है वो, और उसमें अद्भुत काम गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। पिछले 5 साल में अद्भुत काम किया है। मतलब समझिए 14-15 करोड़ घरों में, जहां आजादी के बाद से लेकर केवल 2-2.5 करोड़ घरों में, 3 करोड़ घरों में केवल नल से जल जाता था, 5 साल में गजेंद्र सिंह शेखावत ने उसको 14 करोड़ अतिरिक्त घरों में पहुंचाया है। यानी करीब अपने टारगेट को करीब है। और जो नरेंद्र मोदी का टारगेट था कि मार्च 2024 तक हर घर में नल से जल, तो उसमें वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हुए। कोई इफ एंड बट या उन्होंने कोई उसमें बहाना नहीं बनाया। और राजस्थान के लिए सीमावर्ती प्रदेश है, तो नरेंद्र मोदी का मेरे ख्याल से चॉइस की जब बात आएगी, राजवर्धन सिंह राठौर कोई मतलब नहीं कि चुनाव कुदारे हुए हैं, तो वो है नहीं। और जो नाम है अर्जुन राम मेघवाल, उनकी पर्सनालिटी आप देख रहे हैं कि कोई वैसी नहीं है। केवल गजेंद्र सिंह शेखावत का एक चीज आड़े आ जाती है, वो जातिगत जो समीकरण है, जात के जो समीकरण है, कि ना वो जाट है, ना वो गुर्जर है, ना वो दलित है, वो ठाकुर है शेखावत। तो लेकिन नरेंद्र मोदी इन सब बाधाओं को भी वो बहुत ज्यादा वजन देते नहीं है। उसका उदाहरण आपको हरियाणा से ले लीजिए, कि वहां पे हमेशा जाट होगा, जाट का ही जाट लैंड कहा जाता था, और वहां पे उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को बना दिया मुख्यमंत्री, 10 साल से है। तो नरेंद्र मोदी करते हैं। तो मेरी चॉइस है, जो मुझको लगता है, जितना हम लोगों ने आकलन किया है, नरेंद्र मोदी का अध्ययन किया कि क्या उनकी कार्यशैली है, तो उनकी चॉइस गजेंद्र सिंह शेखावत हो सकते हैं। बाकी तो फिर नाम बहुत है। और जो छत्तीसगढ़ की बात आपने की, तो छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह का कोई मतलब नहीं। रमन सिंह तो मैदान के बाहर थे। वो पिछले 5 साल में कहीं भी वो भूमिका निभाते नजर नहीं आए। और जो रिजल्ट आया छत्तीसगढ़ का, तो वहां 2 नाम चलने को, रेणुका सिंह बता रहे हैं, महिला है, और एक अरुण साव, आदिवासी महिला, हाँ आदिवासी महिला है, अरुण साव है, और नंद कुमार साय, विष्णु नंद साय करके हैं। मुझको हाँ, मैं उसको, अवनीश जी, मैं उस आधार पर मुझको भी वहां का बहुत ज्यादा आकलन नहीं, दर्शकों को बता दूं कि समीकरण के हिसाब से अरुण साव को मुख्यमंत्री वो बना सकते हैं, क्योंकि जातिगत आधार पर सर्वाधिक जाति वो उसी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे वो।
तो जो पूरा चुनाव देखा, पूरा प्रदेश को समझ रहे थे, तो अरुण साव वहां पे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये हम लोगों का आकलन है, गलत हो जाए तो ये मत कहिएगा कि बड़ी बातें कर रहे थे। कि ये आकलन क्यों है, इसका आधार मैंने बता दिया। और ये यही उम्मीद, खासकर मैं शिवराज को लेकर मुझको लगता है कि कतई वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बिल्कुल सर। अब यहाँ मैं शिवराज जी से ही शुरू करना चाहूंगा। मैं इस बात का जिक्र नहीं करना चाहूंगा कि 2015-16 में शिवराज जी के एक इवेंट में मैं 3 दिन उनके न्योते पर था, लेकिन जो एक कनेक्ट उनका लोगों के साथ दिखता है, और यही खूबी नरेंद्र मोदी की खुद है। आप देखें 2014 के आने के बाद उन्होंने रेडियो को जिंदा इस बात से कर दिया कि उनका पीपल टू पीपल कनेक्ट, यही खासियत एक अच्छे ओरेटर शिवराज सिंह चौहान, एक अच्छे परफॉर्मर, और सबसे बड़ी बात कि 18 साल के मुख्यमंत्री होने के बाद भी 18% का कोई घमंड नहीं। नहीं, ये कम से कम आज की भारतीय जनता पार्टी यानी 2014 के बाद की जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा की भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें किसी भी तरह का अचीवमेंट ले लेने के बाद कोई घमंड नहीं, और वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने राज्यपाल को विधायक का चुनाव लड़ा देती है, वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने इतने 1 दर्जन से ज्यादा सांसदों को चुनाव लड़ा देती है। मजे की बात, सबका इस्तीफा भी करा देती है, यानी साफ कर देती है कि अब ये केवल विधायक रहेंगे। क्या राजस्थान के सांसद जो विधानसभा का चुनाव लड़े, क्या मध्य प्रदेश के सांसद, क्या छत्तीसगढ़ के सांसद। तो ये एक जो नई शैली है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें वो 4-4 5-5 दिन वेट भी कराती है। आपने 2017 की भी याद दिला दी। ऐसे में वसुंधरा राजे ने क्या भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में जो अभी की परफॉर्मेंस है, जहां ये 150 प्लस सीटों पे हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कम से कम 20 से 25 सीटों का नुकसान वसुंधरा राजे ने कराया है राजस्थान में? हाँ, हाँ, ये तो खबर है कि जो रिबेल खड़े हुए थे, 25-26 रिबेल शायद खड़े हुए थे, कि वो जो है उन्होंने उनकी हार जीत, उनको जितने वोट मिले वो भाजपा की हार जीत के अंतर से ज्यादा है, अंतर से ज्यादा। और वो सर्टिफाइड रिबेल है कि क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया गया था, तो वसुंधरा ने उनको खड़ा किया, तो वसुंधरा की उनको बैकिंग थी। ये सब बता दें, खुली हुई चीजें हैं। तो वसुंधरा तो एक तरह से अभी भी बाज नहीं आ रही अपनी उन हरकतों से। तो उनका तो कोई संभावना बिल्कुल मान के वो उनको मुख्यमंत्री वो नहीं बनाएंगे। बाकी देखिए। बिल्कुल ठीक है। और छत्तीसगढ़ में एक नया प्रयोग है, भारतीय जनता पार्टी के नए प्रयोग के लिए जानी जाती है। उसने किस तरीके से क्या प्रयोग किया था, और सच बताऊं तो आपकी तरह मुझे भी अंदाजा नहीं था कि 2017 में कि योगी आदित्यनाथ को भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हाँ, लेकिन मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने सबसे पहले सोशल मीडिया के फेसबुक पर ये ब्रेक किया कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन मुझे भी कतई अंदाजा नहीं था। तो ये एक चौंकाने वाली परंपरा है। जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, हाँ, अवनीश जी, एक और बता दूं, राजस्थान में बड़ा चर्चित नाम है, बड़ा चर्चित चेहरा है, बड़ी चर्चा हो रही है, वो बाबा बालक। बालकनाथ। बाबा बालकनाथ की, और उनकी योगी आदित्यनाथ से तुलना की जा रही है कि यूपी में योगी और वहां भी बालकनाथ। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दर्शकों को बता दूं कि योगी आदित्यनाथ मठ में आने से पहले एमएससी ग्रेजुएट है, एमएससी की है उन्होंने। तो उनका जीवन दूसरे टाइप का रहा, दूसरे उनका संसदीय जीवन जो है वो 2 दशक का है। 98 में वो सांसद हुए थे, 2017 में वो मुख्यमंत्री हुए। कंटिन्यूअस उन्होंने सदन की कार्रवाई देखी, और बड़े विपरीत उसमें देखिए, जब विपक्ष वहां का केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पे सपा बसपा की सरकारें रही, तो विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने 20 साल का अनुभव उनका है। बाबा बालकनाथ का ऐसा कोई स्टैंडिंग नहीं है। 2019 में मोदी लहर में वो सांसद हुए, या इससे पहले उनका एडमिनिस्ट्रेशन का या पॉलिटिक्स का क्या अनुभव है। तो इतनी कम उम्र में राजस्थान ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेट की उनको कमान नहीं दी जा सकती। हाँ, ये है कि जैसे यहाँ यूपी में बनाया गया था, जो मुख्यमंत्री बनेगा उनके साथ उप डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक, जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कहीं संविधान में कहीं कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन वो ईगो संतुष्ट करने के लिए होता, तो वो ये हो सकता है, ये कर सकते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर कतई नहीं, इसे मैंने कहा। और एक और मध्य प्रदेश का बता दूं अवनीश जी, कि ये इस पहलू पे कोई बात नहीं, मतलब बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा
कि अकेला, मैं पूरे सारे पार्टियों के चीफ मिनिस्टर को बता के कह रहा हूं कि अकेला मुख्यमंत्री आवास ऐसा है जहां पे डबल इंजन की सरकार है। जिस समय शिवराज सिंह चौहान ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी तो उनकी पत्नी भी एबीवीपी की नेता थी और इनसे बड़ी नेता थी। ये शायद मेरे ख्याल से जिला स्तर के ऐसे पदाधिकारी थे, वो प्रदेश स्तर की पदाधिकारी थी। लेकिन वो जब विवाह हुआ तो उन्होंने राजनीति को त्याग दिया, सक्रिय राजनीति से उठ गई, वो पूरी तरह शिवराज जी के साथ समर्पित हो गई। लेकिन आप कहीं मध्य प्रदेश के किसी आदमी से बात करिए जो जिसका आना जाना हो, जो संपर्क में है, तो एक तरह से शिवराज सिंह की अनुपस्थिति में पूरा मुख्यमंत्री आवास में जो आना जाना लोगों का है, कार्यकर्ताओं का है, तो वो जैसे शिवराज जी वैसे ही वो उसको संभाल लेती हैं। तो वो कहीं कमी शिवराज सिंह चौहान की खलती नहीं है। 24 घंटे अगर वो नहीं है तो वो वहां मैडम मिलेंगी, और वो भी वैसे ही बताया जाता है कि वैसे ही सरल स्वभाव उनका है। और ये कितना महत्वपूर्ण होता है इसका एक अलग बता दूं, थोड़ा संदर्भ बढ़ जाएगा। मुझको एक मिला था बिल्डर बंबई का, और वो मेरी दिल्ली में मुलाकात हो गई। वो शिवसेना छोड़ के कांग्रेस में चला गया था, तो मैंने कहा क्या कि शिवसेना के शरण क्यों हो रहा है इतना, 2007 या 8 में। तो उसने कहा था कि सतीश जी ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, तो इनकी बाल ठाकरे की पत्नी का देहांत हो चुका था। कह तो उसने कहा कि बाल ठाकरे जैसा आप लोग टीवी पे या मीडिया में देखते हो, कहीं बाल ठाकरे अपने असली जीवन में भी उतने ही अहंकारी हैं और किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, कुछ चुनिंदा लोगों से ही वो बात करते हैं। कहे हम लोग जब भी कहे उसको पता कि मैं 89 से शिवसेना में था, कहे लेकिन उस मातोश्री में जब भी जाते थे बाल ठाकरे तो अपने केबिन में बैठे रहते थे, पूरा लगा के वो लिमिटेड वाला किचन कैबिनेट। कहे लेकिन वो 200-250 आदमी का हाल होता था, खचाखच भरा रहता था। और कह लगा कि मैंने कभी नहीं देखा कि पानी जब नौकर लेके आया तो जो लड्डू आते थे साथ में कि पानी पीने के लिए, तो ऐसा नहीं हो कि केवल नौकर लेके चले आए, कहीं उनकी पत्नी हमेशा साथ आती थी। और कहीं वो जो अंदर बैठा होता था हाल के अंदर कार्यकर्ता, कहीं उनमें से एक भी वर्कर ऐसा नहीं होता था जिसको वो बाई नेम न बुलाती हो। तो कहें उसने हंसते हुए कहा, कहें हम लोग बाल ठाकरे की बहुत सी बदतमीजियों को उनकी वजह से हम लोग झेल जाते थे, क्योंकि क्योंकि वो इस तरह से डील करती थी कि एक अपनापन, एक लगाव ये रहता था। तो वो समझिए एक अनजान आदमी मुझसे बता रहा था बाल ठाकरे, तो वही स्थिति शिवराज सिंह चौहान की मैंने कहा ना डबल इंजन मुख्यमंत्री है वहां पे, तो इतनी बिल्कुल खूबियां हैं, तो मुझको नहीं लगता कि वो डिस्टर्ब करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और सर आपने जब शिवराज जी की डबल इंजन वाली बात की तो मैं फिर एक बार 2015 का अपना निजी उदाहरण बता दूं। एक आयोजन था जिसमें 3 दिन के लिए वो एक संस्था का आयोजन था, लेकिन तीसरे दिन बीइंग ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने अपने घर पर सबका भोज रखा था। और मुझे याद है एक क्रिएटिव के तौर पर, मैं एक संस्कृति कर्मी के तौर पर वहां पर उस आयोजन में शामिल था। पति पत्नी का एक एक व्यक्ति के पास आना, बूफे पे हाँ लगे कि खाने को बताना और उनकी पत्नी उनके साथ लगातार। और मुझे अगर याद आता है, मुझे कहने में कोई दुराव नहीं है, और जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि नेताओं से मिलने को छुपाना क्यों, अगर गलत नहीं है तो मैं मिला हूं, मैं बैठा हूं, मैंने खाना खाया है शिवराज चौहान के घर पर मुख्यमंत्री निवास पे। उनकी पत्नी ने मुझे कहा कि अरे आपने ये भिंडी की सब्जी नहीं ली। तो आप जो हाँ वो तरह की बात कर रहे हैं वो साफ तौर पे दिखाई देता है और वो कनेक्ट दिखाई देता है। और एक चीज तो मानी जाएगी कि नरेंद्र मोदी उस परिपाटी से आते हैं जहां उनका पीपल टू पीपल कनेक्ट है, और वहीं आके आपकी ये बात मुझे मजबूती से समझ में आती है कि ऐसा एक व्यक्ति जो डबल इंजन की सरकार को जी रहा हो, और डबल इंजन की सरकार जिस नरेंद्र मोदी का खुद का सपना हो और जिसको वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिखा रहे हो, ऐसे को डिस्टर्ब किया जाना बड़ा मुश्किल है। तो कुल मिला के सर अगर मैं इसको समेट दूं तो छत्तीसगढ़ में नया चेहरा, राजस्थान में नया चेहरा, लेकिन मध्य प्रदेश में आपके शिवराज सिंह हिसाब रिटेल। से मुझे भी लगता है कि शिवराज सिंह चौहान। सर ये तो बात हो गई, क्योंकि जिस समय ये वीडियो हमारे दर्शकों तक पहुंच रहा होगा उस समय पर्यवेक्षक अपने अपने राज्यों में आ गए होंगे और चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो रही होते ये सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। दो छोटी छोटी चीजों की तरफ चलूंगा केवल इस वीडियो को समअप करने के लिए, क्योंकि हम कोई चुनावी आकलन नहीं कर रहे हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री हम इस तरह का भी कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, सबसे तेज चैनल भी हम नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल
हमारे आकलन गलत हो सकते हैं, बिल्कुल गलत हो सकते हैं, हम कयास लगा रहे हैं, लेकिन अफ़वाह नहीं उड़ा रहे हैं, ये सबसे बड़ा हाँ, संतोष। हम तथ्य आधारित बात कर रहे हैं। अच्छा सर, 3 नवंबर को अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सुल्तान को ईडी का नोटिस आया था। उन्होंने हवाला दिया कि साहब हम 3 राज्यों में प्रचंड तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतंत्र के हिस्से हैं। 200 से ज़्यादा प्रत्याशी उन्होंने उतारे, सबकी जमानत हो गई जब्त। 94% उनको मिला छत्तीसगढ़ में, 46% मिला उनको एमपी में और 36 या 37% सॉरी ये सब माइनस में है, पॉइंट हाँ, 90 पॉइंट 46 पॉइंट 36 ये उनको वोट मिले, सबकी जमानत हो गई जब्त। तो सर अब तो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल खाली हो गए होंगे और ईडी उनके खाली होने का ही वेट कर रही थी। तो अब उनको हाँ, नोटिस कब जाएगा? सब अरविंद केजरीवाल साहब का जाड़ा कहाँ बीतेगा? शीश महल में या तिहाड़ में? हाँ, हाँ, नहीं नहीं, तिहाड़ तिहाड़ तो इनको जाना पड़ेगा, तिहाड़ जाना पड़ेगा, ये आदमी बच नहीं सकता। जिस तरह के तथ्य सामने आते चले जा रहे हैं, लगातार आते जा रहे हैं, और जिस तरह से भाग रहा है ईडी से। मैं अवनीश जी हमेशा कहता हूँ, ये रोते हैं नेता जब ये कहते हैं कि ये सरकार ईडी और सीबीआई से डरा रही है। जिस समय कोई नेता ये कहता है कि ईडी और सीबीआई से हमको डरा रही है, तो वो नेता एक तरह से घोषणा करता है कि हम चोर हैं। वो नेता ये घोषणा करता है कि हम चोर हैं। उसकी वजह है कि पुलिस से डर किसको लगता है? आपको तो नहीं लगता डर, मुझको नहीं लगता डर कि पुलिस चौराहे पे खड़ी है या गश्त करती है, मुझको नहीं लगता, क्योंकि हम लोग चोर नहीं है, हम अपराधी नहीं है। इस तरह की किसी भी एजेंसी से डर उसको लगता है जो चोर है। तो खुद ही कहता है कि नहीं, ईडी और सीबीआई से हमको डरा रही है। तो वो जाहिर सी बात है कि इस आदमी के इतने कारनामे सामने आ चुके हैं कि ये भाग रहा है, ये ईडी का सामना नहीं कर रहा है। जाता ईडी के सामने, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, अब ये तीसरी बार नहीं जाएगा तो उसका वारंट कटेगा, इसको अंदर जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह के तथ्य सामने आते जा रहे हैं, गवाह दो तो मेरे का, हाँ, दिनेश अरोड़ा एक और है, वो दोनों सरकारी गवाह बन चुके हैं और उनको कोर्ट ने एक्सेप्टेंस दे दी है। तो वो तो पूरा एक तरह से इसका कच्चा चिट्ठा खोलकर सामने धर देंगे। तो उसके बाद ये कहाँ बचेगा? और जो साल भर से ऊपर से समझिए फरवरी में गया था, साल भर होने वाला है 2 महीने बाद, सिसोदिया या संजय सिंह को जमानत नहीं हो रही। दर्शक एक बात और मैं याद दिला दूं कि ये जो बताते हैं ना कि राजनीतिक रंजिश, तो राजनीतिक रंजिश से मैं मान सकता हूँ कि सरकार ने आपको पकड़ के 15 दिन के लिए बंद कर दिया, लेकिन लगातार फरवरी से मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है, संजय सिंह को जमानत नहीं मिल रही। तो इसका मतलब बड़ा पुख्ता सबूत है, उसका जवाब दो कि तुमको अदालतें जमानत क्यों नहीं दे रही है। अभी तो संजय सिंह को जो चार्जशीट दी उसमें तो बाकायदे पैसे का लेन देन उन्होंने बता दिया, मनी ट्रेल पकड़ ली गई है। और वो ये आप भी जानते हैं अवनीश जी और मैं भी कि न तो सिसोदिया इतना हाई प्रोफाइल था, ना संजय सिंह इतना हाई प्रोफाइल था। इन लोगों को तो एकदम जैसे कि सड़क छाप लोगों को पकड़कर केजरीवाल ने अपना हथियार बनाया था लूट खसोट का। इनका इतनी औकाती नहीं कि वो इतने 600 करोड़ 300 करोड़ रुपए लेके खुद खा जाए। तो इनको थोड़ी बहुत जो उसमें से कट मनी मिल जाता है वो आ जाता है, बाकी मेन तो लेने वाला केजरीवाल ही है। तो ये लोग भी तो जेल में बैठे सोच रहे हैं ना कि हमको इस्तेमाल करके इस आदमी ने बड़ा खेल कर दिया। तो ये हो सकता है इनमें से कोई अपना एक मुंह खोल दे। मुझको सिसोदिया से बड़ी उम्मीद है। एक वो जो जेल में बंद है सुकेश चंद्रशेखर इंटरनेशनल जालसाज, वो बाकायदे 3 3 बार चिट्ठी लिख कर दे चुका है कि कैसे 100 करोड़ रुपए। अच्छा देखिए, जो पैसा देता है तो उसका तो मनी ट्रेल मालूम ही होती है कि उसने पैसा कहाँ दिया था, और वो बता रहा है बार बार। तो अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से कोई ताकत रोक नहीं सकती, इसको जेल जाना है। और ये एक शगुन पूरा कर देगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ वो जो इंडिया गठबंधन बन रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, ये चुनाव आते आते इसका नाम बदलना पड़ेगा। ये शर्मिंदा कर रहे हैं, भारत को शर्मिंदा कर रहे हैं, देश के नाम पे इंडिया गठबंधन कहते हैं। इसका नाम होना चाहिए कारागार गठबंधन। कि इस गठबंधन में जितने पार्टी शामिल है, सबका कोई ना कोई नेता कारागार में। सबसे बड़ा चेहरा लालू यादव, वो 4 मामलों में सजा याफ्ता। केजरीवाल, इसके 2 2 मिनिस्टर जेल के अंदर। वो स्टालिन, उसके मिनिस्टर जेल के अंदर। वो ममता बनर्जी, उसका मिनिस्टर पार्था चटर्जी जेल के अंदर। यानी एक भी कोई शुद्ध साफ चेहरा दल नहीं है, सब उसी ये जो लीड करने का सपना देख रहे हैं माँ बेटे, ये दोनों जमानत पे पिछले 5 साल से। तो ये एक तरह से आपराधिक गठबंधन कह लीजिए, कारागार गठबंधन कह लीजिए, ये इसके उसमें जाएंगे। और मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी इनको जैसे अभी घमंडिया उन्होंने शुरू किया है चुनाव, लोकसभा के चुनाव में, वो कारागार गठबंधन ही इसका नाम लेंगे, जेल गठबंधन कह लीजिए, जेल गैंग। तो ये वो है, तो वो शगुन पूरा कर देगा
केजरीवाल कि मैं भी जेल में, वो जेल ही से प्रचार करेगा। तो ये है इनकी स्थिति, कोई मतलब नहीं है। जो अभी आपने याद दिलाया कि इनकी औकात जो है गठबंधन की, कि ये 204 सीटों पे शायद लड़ा था, 201 पे जमानत जब्त। मतलब इस आदमी का तो एक अलग एनालिसिस होना चाहिए। मेरे ख्याल से दुनिया की अकेली पार्टी, देश नहीं पूरी दुनिया की अकेली पार्टी जिसने इतने चुनावों में जमानत जब्त कराई है। गुजरात गया, वहां 90% सीटों पर जमानत जब्त। हिमाचल गया, वहां 100% सीटों पर जमानत जब्त। उत्तराखंड में 100% सीटों पर जमानत जब्त। उत्तर प्रदेश में भी मेरे ख्याल से 96 या 98% सीटों पर जमानत। तो ये तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है बेशर्मी का। और सब ये एक चीज का लाभ लेता है, ये कि हमारे यहाँ का मीडिया किस कदर बिकाऊ है। जरा याद करिए कि जब इंडिया गठबंधन बना था, पहली बैठक हुई थी, तो इसमें से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन हो सकता है, इसमें वो बड़ी बेशर्मी से इस केजरीवाल का भी नाम लेते थे, जिसके दो मंत्री जेल में। खुद इसकी ये ताकत है। तो ये केवल मीडिया के दम पे एक बनाया हुआ ताश के पत्तों का महल है, बुरी तरह से बिल्कुल ढहेगा ये। बिल्कुल सर। और इस बीच में एक चीज और भी देखनी होगी, कम से कम भारत के जुडिशरी को भी परखने का एक मुकाम आएगा कि जब एक राज्य का मुख्यमंत्री ये कहता है कि हम कैसे भी गिरफ्तार हो जाएं, जेल में चले जाएं, लेकिन जेल से सरकार चलाएंगे, तो क्या इस देश की न्यायपालिका इस बात पर विचार करेगी? कोई मुख्यमंत्री जेल में चला जाए, वहां कैबिनेट की बैठक बुलाए, वहां ऑफिसर्स को बुलाए, वहां अपना डेली कामकाज निपटाए। तो ऐसे तो सर तमाम उदाहरण हो सकते हैं। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन चला जाए जेल में, वो कहे साहब मुझे भी अधिकार है, मैं अपने बोर्ड मीटिंग यहीं बुलाऊंगा, मैं अपने सारे धंधे यहीं, क्योंकि जेल में तो सारे विचाराधीन कैदी होते हैं। तो ये एक बड़ी, अब मुझे जो दिखाई दे रहा है सर, कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाएगा तो निश्चित रूप से उसको अपने पद से इस्तीफा देना होगा, या तो कोई राबड़ी देवी जैसा वो खड़ाऊ शासन दे दे, अन्यथा उसकी सरकार बर्खास्त होगी। इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता नहीं नहीं नजर आता। अरविंद केजरीवाल को बचाने का कोई और रास्ता आपके पास नजर आता है तो सर बताइएगा। नहीं, आप सही कह रहे हो। वो तो राबड़ी देवी की, आप जो है वही उसी लाइन पे वो चल रहा है। उसने अपनी पत्नी को अब ले जाके पॉलिटिकल मीटिंग्स में या मीडिया को बाइट देते समय बगल में खड़ा करना, ये सब उसने शुरू कर दिया है। तो इस्तीफा संभवतः पहले वो नौकरी से। हाँ, संभवतः अपनी पत्नी को ही वो सौंप के जाएगा, जो जेल जाने में। लेकिन इस तरह के इसका बयान इसकी एक और आपराधिक मानसिकता को बताता है। जो आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया कि क्या कल को कोई डॉक्टर जेल चला जाएगा तो कहेगा, वो जेल से क्लिनिक चलाऊंगा। मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट चला जाएगा, मैं जेल। हाँ नहीं, एक तबका है जो जेल से कारोबार चलाता है और पूरा चलाता है। वो है आपराधिक माफिया। जो माफिया है, जो अपराधी बंद हो जाते हैं, उनका जेल से कारोबार चलता है। अभी हम लोग देख रहे हो लॉरेंस बिश्नोई और कौन गोल्डी बराड़, ये सब जेल में है। वहां से इनका कारोबार चल रहा है। तो केजरीवाल ने ये कह के अपने आप को उन्हीं अपराधियों की श्रेणी में खड़ा कर लिया, जैसे उनका जेल से कारोबार चलता है। बाकी दुनिया में कोई ऐसा प्रोफेसर नहीं है जहां जेल से कारोबार चलता हो, आदमी बंद है। तो अब ये कह रहा है कि अब उनकी कतार में हम खड़े होंगे, हम जेल से सरकार चलाएंगे। तो देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली बात कर रहे हैं। लोकतंत्र का इससे बेहतर मजाक नहीं, लोकतंत्र के साथ बलात्कार की ये बात कर रहा है। और हमारे यहाँ का मीडिया अभी भी इसको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कभी कभी बता देता है, जिसके बाद ज्यादा पैसा पहुंच जाता है पंजाब सरकार के एडवर्टाइजमेंट का, वो अभी भी इसको प्रधानमंत्री बताता रहता है। तो ये विडंबना है, हम लोगों की क्या कहा जाए। बिल्कुल ठीक है सर। और जिस तरीके से हम लोग तीनों राज्यों के संभावित मुख्यमंत्रियों पर बात कर रहे हैं, उसी तरह से एक संभावना और व्यक्त की जाए कि 3 नवंबर को जो ईडी की नोटिस अरविंद केजरीवाल तक पहुंची थी, वो चुनाव में व्यस्त थे, अब बिल्कुल क्लियर हैं। तो अब तो हाँ, कम से कम की नोटिस आ जाएगी, और उसके बाद बहुत जल्दी ये देखने को मिलेगा कि दिल्ली का शराब घोटाले का मालिक, शीश महल का मालिक, अपना ये जाड़ा किस तरीके से तिहाड़ के अंदर बिताता है। गुजारेगा। व्यवस्था इस देश का कानून करेगा। और एक जुमला पर निभा दूं, मुझे दोहराने का मन करता है, ये पाखंडी शुद्धतावादी हमेशा ये कहते थे कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम कर रहा है। तो सर, आज आपने जो समय दिया उसमें हम लोगों ने 2 पहलुओं पर बात किया। एक तरफ राजनीति अपना काम कर रही है, यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ के 3 मुख्यमंत्री और पूरे लोकतांत्रिक रवायत से बहुमत पाने के बाद डिसाइड हो रहे हैं। वो पार्टी की अपनी प्रक्रिया है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन 3 राज्यों के दौरान ही हुआ है, इन 3 राज्यों के परिणामों के दौरान ही हुआ है।
2017 से ही यह रवायत चली आ रही है। 2014 के बाद लगातार ये रवायत चली आ रही है कि नई भाजपा अपने क्षेत्रीय छत्रों यानी मुख्यमंत्रियों को किस तरह से डिजाइन करती है, कैसे प्रोजेक्ट करती है, कैसे प्लेस करती है, उसका एक अलग तरीका होता है। और अब जब हम 5 साढ़े 5 महीने पहले बैठे हुए हैं 2024 के, तब ये बात और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कुल मिला के सर एक सही आकलन दर्शकों तक पहुंचेगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री इन 3 राज्यों में। तो मैं एक बार चलते-चलते फिर दोहरा दूं, राजस्थान में वसुंधरा बिल्कुल नहीं, मध्य प्रदेश में पूरी संभावना है मामा जी एक बार फिर, और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नया चेहरा। तो इस आकलन के साथ चौथा आकलन यह है कि केजरीवाल जी की ठंडी रजाई के साथ तिहाड़ भी बीतेगी, इसका हाँ। रास्ता नहीं है। सर आपने हमें समय दिया, प्रारब्ध को समय दिया, आप प्रारब्ध के शुरू से कंट्रीब्यूटर रहे हैं और आपका पहला आशीर्वाद मिला है। आज प्रारब्ध को बहुत ज्यादा स्नेह मिल रहा है दर्शकों से, आपका आशीर्वाद इसमें शामिल है। तो दर्शकों इसी के साथ आदरणीय सतीश सर को देते हैं धन्यवाद, और हम और सतीश सर दोनों आप सभी से आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार।